नमस्कार मित्रों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए अपने गांठ की कुर्सी बांध लीजिए। अगले कुछ मिनट के लिए साथियों, ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कहानी सुनने में बार बार डिस्टर्ब हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 6 पर बसा एक बहुत ही पुराना और बड़ा गांव है। रानी लक्ष्मीबाई के किले की धरोहर के साथ ही कई सारे ऐसे मकान हैं जो लगभग 200 से 300 साल से अधिक पुराने और ऐतिहासिक हैं। और कहते हैं ना कि जितने ज्यादा पुराने मकान उतने ही ज्यादा पुराने उनके राज होते हैं। ऐसा ही एक राज देशमुख हो के उस पुराने वाड़े के अंदर बने कुएं का था, जिसे जानने के बाद विनायक देशमुख की जिंदगी ही बदल गई। यह बात साल 2019 की है। 80 साल के रामलाल देशमुख के 4 लड़के थे। धीरज, कैलाश, अजय और संजय। धीरज और कैलाश को 2 लड़के थे। अजय को 2 लड़कियां और संजय को 1 लड़का था, जिसका नाम था विनायक। विनायक उस घर का सबसे छोटा लड़का था और उसे छोड़ बाकी पूरा परिवार पारोला में रहता था। देशमुख का कोई बड़ा धंधा या बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन खानदानी अमीर होने की वजह से पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। जलगांव, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में उनके कई सारे नए और आलीशान मकान थे, लेकिन फिर भी वह अपने पुश्तैनी गांव पारोला में 200 साल से पुराने वाड़े के अंदर रहते थे। 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना वह वाड़ा पुराना जरूर था, लेकिन उसके अंदर शान और शौकत की कोई कमी नहीं थी। 4 लड़के, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इतना बड़ा परिवार उस वाड़े के अंदर आराम से रहता था। वाड़े के चारों ओर पत्थर से बनी कंपाउंड की ऊंची सी दीवार थी। एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जिसके सामने एक खुली जगह थी और उसके बाद 2 मंजिला इमारत थी, और जहां कई सारे कमरे थे। उस खुली जगह में काले पत्थरों से बना मध्यम आकार का एक कुआं था, जिस पर लोहे की एक बड़ी सी जाली लगी हुई थी, ताकि कोई जानवर या छोटा बच्चा उस कुएं में ना गिर जाए। कुआं काफी ज्यादा गहरा लेकिन खाली और सखा था। पत्थरों से बने उस कुएं के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी, लेकिन फिर भी देशमुख परिवार उस कुएं को संभाले हुए था। विनायक के दादा रामलाल का कहना था कि आज उनके पास जो भी धन दौलत है वह उसी कुएं की वजह से है। हालांकि कैसे, ये उन्होंने कभी भी किसी भी परिवार के सदस्यों को नहीं बताया। बस एक रिवाज बनाया था कि घर के अंदर जो भी खाना बनेगा, उस खाने में से थोड़ा हिस्सा किसी कागज में लपेट कर उस कुएं में डाल दिया जाए। रामलाल दोनों वक्त खाना खाने से पहले घर की औरतों से पूछता था कि उस कुएं में भोग लगाया या नहीं, और कुएं को भोग लगाए बगैर घर में कोई खाना नहीं खाता था। यह रिवाज रामलाल ने शुरू नहीं किया था, बल्कि यह रिवाज तो उनके परिवार में कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। हालांकि रामलाल को छोड़कर परिवार के किसी भी सदस्यों को उस कुएं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि विनायक को भी नहीं। विनायक पुणे के अंदर एक IT कंपनी में काम करता था। कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन लगा और लोगों का वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, तब विनायक भी अपने घर यानी पारोला आ गया था। उस वक्त रामलाल की तबीयत काफी खराब थी। वह अपनी उम्र के 80 साल पार कर चुके थे और शायद अब उनके पास कुछ ही दिन बचे थे। लॉकडाउन में ही दिन गुजरते रहे थे। सब लोगों का काम धंधा बंद था और लोग घरों के अंदर ही बंद थे। एक ऐसे ही दिन रामलाल ने विनायक से कहा कि रात के 12 बजे जब लोग सो जाए तो वह उसके कमरे में आए। उन्हें उससे एक जरूरी बात करनी है। विनायक असमंजस में था। उसे कोई कल्पना नहीं थी कि उसके दादाजी उससे ऐसी क्या जरूरी बात करने वाले हैं जो वह बाकी परिवार के साथ नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही सवाल लेकर रात के ठीक 12 बजे वह रामलाल के कमरे में पहुंच गया। जब रामलाल को तसल्ली हुई कि घर के सारे लोग सो गए हैं, तो उन्होंने विनायक से कहा, देखो विनायक, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं, वह बात कई साल पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी। उन्होंने एक राज मुझे बताया था और कहा था कि यह राज मैं मरने से पहले घर के किसी भी एक व्यक्ति को बताऊं। अब मैं यह राज तुम्हें बताने जा रहा हूं, और यह राज उस कुएं के बारे में है। हाँ बताइए दादाजी। विनायक, हमारे पास आज जो कुछ भी धन दौलत है, सारी उस कुएं की वजह से है। वह कुआं कोई आम पानी वाला कुआं नहीं है।
बल्कि वह एक खजाने से भरा हुआ कुआं है। उस कुएं के अंदर इतना खजाना है कि हमारी कई सारी पुश्ते बैठक खाए तो भी वह कम नहीं होगा। अब इतने सालों में मैंने उस कुएं को संभाला है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये सारा खजाना तुम्हारा होगा। बस तुम्हें एक काम करना है। कैसा काम? तुम्हें उस कुएं के अंदर एक बार जाना है, वह भी अकेले, और उसके बाद वह खजाना तुम्हारा होगा। बस विनायक को उसके दादाजी की बात पर भरोसा करने में तकलीफ हो रही थी। हाँ, यह सच था कि उनके पास बड़ा बिजनेस नहीं होने के बावजूद उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। वह लोग जब भी उनके दादाजी से पैसे मांगते थे तो ना जाने कैसे उनके दादाजी पैसों का इंतजाम कर ही देते थे। लेकिन दादाजी बस कुएं के अंदर उतरने से ही वह सारा खजाना मेरा हो जाएगा। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना है कि उस खजाने के बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। और हाँ, ना ही कुएं में उतरते वक्त तुम्हें कोई देख पाए। याद रखना, वह एक जादुई खजाना है। अगर उस खजाने के बारे में तुम्हारे अलावा और किसी व्यक्ति को भी यह बात मालूम हो गई तो वह खजाना खाली हो जाएगा। उस खजाने का सिर्फ एक ही नियम है कि परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को उसके बारे में जानकारी हो। लेकिन दादाजी, आपने मुझे इस खजाने के बारे में बताया है, तो अब तो ये परिवार के 2 लोगों को मालूम हुआ ना? दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अब मेरा समय आ चुका है। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरे मरने के बाद तो ये राज तुम्हारे पास ही रहेगा ना? अब तुम एक काम करो, कल रात जब सब लोग सो जाए तो चुपके से उस कुएं में उतर जाना। नीचे उतरने के लिए लोहे के सरिये लगे हुए हैं। तुम उस सरियों को पकड़कर नीचे उतरना और जहां सरिये खत्म हो जाए वहीं से तुम्हें कुएं के अंदर कूदना पड़ेगा। लेकिन डरना मत, नीचे मिट्टी है तो तुम्हें कोई चोट नहीं आएगी। लेकिन दादाजी, मैं बाहर कैसे आऊंगा? उसकी फिक्र मत करो, बस तुम नीचे उतरो। विनायक अभी भी असमंजस में था तो उसने पूछा, और नीचे उतरकर मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, तुम्हें नीचे उतरना है, बाकी तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। दादा से मिलने के बाद विनायक की नींद उड़ चुकी थी। ना ही वह रात भर सोया और ना ही अगले दिन उसे सुकून आया। वह बस कुएं के अंदर उतरने के बारे में ही सोच रहा था। अलग अलग तरह के तर्क लगा रहा था, अलग अलग तरह के सपने सोच रहा था। खजाना कितना बड़ा होगा, उस खजाने में क्या क्या होगा, वह खजाना बाहर कैसे लाएगा, और क्या सचमुच वहां खजाना होगा। उसके दादाजी की उम्र 80 साल थी, तो क्या वह बेमतलब ही बातों को तो नहीं बड़बड़ा रहे थे? हालांकि उस कुएं के अंदर कुछ तो राज था। यह तो विनायक सहित परिवार के सभी लोग मानते थे। बचपन में उसने कई बार उस कुएं के अंदर झांक कर देखा था, टॉर्च लगाकर देखी थी, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि नीचे का तल ही दिखाई नहीं देता था। उसके मन में बचपन से ही उस कुएं के राज को जानने की इच्छा थी, इसीलिए उसने कुएं में उतरने का फैसला किया। उस रात खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। विनायक भी अपने कमरे में चला गया और कमरे की लाइट बंद कर दी ताकि सब लोगों को लगे कि वह सो गया है। उसके बाद वह बार बार बाहर आकर बाकी लोगों के कमरे की लाइट देखने लगा और यह तसल्ली करने लगा कि सब लोग सो चुके हैं या नहीं। धीरे धीरे कर हर कमरे की लाइट बंद होने लगी और रात के तकरीबन 12 बजे तक सब सो चुके थे। विनायक ने कुछ देर और इंतजार किया और फिर रात के 1:30 बजे वह अपने कमरे से बाहर आया। उसने अपने साथ मोबाइल ले रखा था ताकि अंधेरे में वह टॉर्च जला सके और खजाने की फोटो ले सके। आसमान पूरी तरह से साफ था और चांद की पूरी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। एक तरफ खामोशी थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। विनायक चुपचाप कुएं तक आ पहुंचा। कुएं के ऊपर जाली लगाई हुई थी। विनायक ने कम से कम आवाज हो इस तरह से जाली को खोल दिया और फिर वह कुएं की दीवार पर बैठ गया। नीचे उतरने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर सरिये लगाए गए थे, जिसे पकड़ विनायक धीरे धीरे कर कुएं में उतरने लगा। वह कभी भी इस तरह से कुएं के अंदर नहीं उतरा था और अभी भी उसे उतरते वक्त डर लग रहा था, लेकिन खजाना पाने की चाहत उसके डर पर भारी पड़ रही थी। विनायक धीरे धीरे कर काफी नीचे तक आ गया था। चांद की हल्की रोशनी बाहर की ओर चमक रही थी, लेकिन कुएं के अंदर काफी अंधेरा था। वो टटोलत हुए धीरे धीरे कदम रख रहा था। कुएं की दीवारें पूरी तरह से सूखी हुई थी। वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था।
कुएं के अंदर हवा का नामो निशान नहीं होने की वजह से वह पसीने से तरबतर हो चुका था। वह धीरे धीरे नीचे जाने लगा। अब वह काफी नीचे पहुंच चुका था। उसके दादाज के बताए अनुसार वहां पर रास्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि अब नीचे उतरने के लिए और कोई सरिये नहीं बचे थे। अब उसे वहां से कूदना था। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन अपने दादाजी पर भरोसा करते हुए उसने नीचे छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही वह नीचे मिट्टी में जा गिरा। नीचे तले पर पूरी तरह से अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च लगाई। तल पूरी तरह मिट्टी से भरा हुआ था और इसी वजह से इतनी ऊंचाई से कूदने पर भी उसे कोई चोट नहीं लगी। कुएं का सरिया वाला भाग काफी ऊंचाई पर था, इतना ऊंचा कि कूद कर भी वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता था। और वहां लगे पत्थर इतने चिकने थे कि उस पर पकड़ बनाकर भी ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता था। अब उस कुएं से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। खजाने की तलाश में वह यहाँ वहां टॉर्च से देखने लगा। तभी उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो कुएं की दीवार पर बना हुआ था। वह गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कोई भी इंसान झुककर वहां से आ जा सकता था। विनायक समझ गया कि उसे उसी गड्ढे से आगे की ओर बढ़ना है और वह उस गड्ढे में घुस गया। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह गड्ढा एक बड़े से कमरे में जाकर खुला। पत्थरों से बना वह कमरा पूरी तरह से खाली था। उसकी ऊंचाई एक आम कमरे से थोड़ी ज्यादा थी। बड़े बड़े चौकोर पत्थरों से उसकी दीवार बनाई गई थी। फर्श पर भी पत्थर लगाए हुए थे, जहां पर काफी धूल और मिट्टी थी, और साथ ही कई सारे कागज के टुकड़े यहाँ वहां पड़े हुए थे। इसके अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। वो कमरा इतना खाली था कि विनायक के कदमों की आवाज भी वहां गूंज रही थी। वो उस कमरे में यहाँ वहां देखने लगा। उसकी आंखें खजाने को तलाशने लगी थी। कमरे के आखिरी छोर पर 2 दरवाजे थे। विनायक ने उस दरवाजे को देखा और खजाने की उम्मीद में उस ओर बढ़ने लगा। तभी उसे किसी के वहां होने का आभास हुआ। उसे लगा जैसे उसने किसी की आवाज सुनी। वह एकदम से सपक गया और खामोश हो गया। वह यहाँ वहां रोशनी डालते हुए आवाज की सही दिशा को तलाशने लगा। पहले उसे लगा कि वह आवाज हवा की वजह से होगी या फिर कोई बिच्छू चूहा होगा, लेकिन फिर एक बार फिर से वह आवाज आई। वह आवाज काफी ज्यादा हल्की और अस्पष्ट थी, जिसे ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वह किसी इंसान के कराने की आवाज थी। सालों से बंद पड़े उस कुएं के अंदर जब उसने किसी इंसान के कराने की आवाज सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे वहां किसी के होने की सूचना उसके दादाजी ने नहीं दी थी। और आखिर वहां हो भी कौन सकता है? भूत प्रेत या खजाने की रक्षा करने वाला कोई राक्षस? जमीन के इतने नीचे से वह किसी को आवाज भी दे तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ पाएगा, और बाहर निकलने का भी और कोई रास्ता उसे अब तक नहीं मिला था। इसीलिए वह दबते हुए पैरों के साथ आवाज की दिशा में चलने लगा। उस खाली पड़े कमरे में वह कराने की हल्की आवाज गूंज रही थी। विनायक दोनों दरवाजे के पास पहुंचा। उसने ध्यान से सुना कि एक दरवाजे के पास से वह कराने की आवाज आ रही थी। कौन है वहां? एक डरावनी सी आवाज वहां गूंजी। विनायक डर गया, लेकिन करता भी तो क्या, भागता कहां? उसे तो उस जगह के बाहर कुछ भी मालूम नहीं था, और उस खाली पड़े कमरे में आखिर वहां छुपता भी कहां कौन है? वहां फिर एक बार वह डरावनी आवाज आई और ना चाहते हुए भी उसे कहना पड़ा, मैं विनायक। उसके बाद कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई और फिर एक आवाज आई। कौन? विनायक। लेकिन इस बार आवाज डरावनी नहीं थी। इस बार उस आवाज में हल्कापन और थकावट महसूस हो रही थी, जैसे कोई लाचार इंसान बोल रहा हो। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। वह आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। विनायक उस दरवाजे से थोड़ा दूर हो गया और अपने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च उस दरवाजे की ओर कर दी। धीरे से दरवाजा खुला और वह आदमी आमी उसके सामने आया। वह एक 80 साल का जाना पहचाना बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके शरीर से अजीब सी तेज बदबू आ रही थी। बैठ गए तरीके से काटे हुए उसके बाल थे, जिसमें काफी कचरा और धूल मिट्टी थी। हाथ पैर पूरी तरह से सूखे हुए थे। हड्डी और चमड़े के बीच जैसे मांस था ही नहीं। चेहरा पूरी तरह से पिचका हुआ था और आंखें अंदर तक धंसी हुई थी। शरीर उम्र के हिसाब से झुक गया था और वह जाना पहचाना आदमी और कोई नहीं बल्कि रामलाल ही था। दादाजी, विनायक ने आश्चर्य से कहा, कौन हो तुम?
आप कौन हो? मैं रामलाल। रामलाल। उसका जवाब सुन विनायक स्तब्ध हो गया और वह धीरे से बड़बड़ाया। आपका नाम और शक्ल मेरे दादाजी से मिलती है। दादाजी? हाँ रामलाल, मेरे दादाजी। उनकी शक्ल और नाम आपसे मिलता है। तुम यहाँ नीचे कैसे आए? मेरे दादाजी ने मुझे यहाँ तक भेजा। इतना सुनने के बाद रामलाल ने आंखें बंद कर ली और रोते हुए अपने आप से बड़बड़ा हुए कहा, उसने और एक शिकार यहाँ भेज दिया। और फिर वह पलटकर उसी कमरे में चले गए जहां से वह आए थे। विनायक भी उनके पीछे उस कमरे में चला गया। वह एक छोटा सा कमरा था जहां बाहर के कमरे के मुकाबले कम गर्मी थी। वहां थोड़ी बहुत उमस थी और दीवारें भी थोड़ी गीली थी, जहां से बूंद बूंद कर पानी जमीन पर बने गड्ढे में गिर रहा था। वहीं पर एक जगह कई सारे कागजों का बिस्तर जैसा एक ढेर बनाया हुआ था, जिस पर रामलाल सर झुकाए हुए बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उन्होंने रोते हुए कहा, आओ बैठो यहाँ। विनायक उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। फिर रामलाल ने उससे पूछा, तुम किसके बेटे हो? संजय का। धीरज, कैलाश, विजय और संजय। हाँ याद है मुझे मेरे बेटों का नाम। फिर रामलाल कुछ देर तक सोच में डूब गया और फिर उन्होंने कहा, बेटा ऊपर जो आदमी है जिसे तुम अपना दादा समझ रहे हो, वह दरअसल तुम्हारा दादा नहीं है। वह एक बहुरूपिया है और उसने मेरा रूप ले रखा है। रामलाल की बातें विनायक के सिर के ऊपर से जा रही थी, फिर भी बहुत से ध्यान से सुन रहा था। मैं हूं असली रामलाल देशमुख और तुम मेरे पोते हो। जिस तरह से आज तुम इस कुएं में आए हो, वैसे ही कई साल पहले मैं इस कुएं में आया था और तब से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। विनायक अविश्वास से उनकी ओर देख रहा था। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा। कई साल पहले मुझे भी नहीं हुआ था। जिस तरह आज तुम्हारे दादा ने तुम्हें नीचे भेजा है, वैसे ही कई साल पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा कि इस कुएं के अंदर खजाना है और उस खजाने को पाने के लिए तुम्हें इस कुएं में उतरना होगा। मैं अपने पिताजी की बातों पर भरोसा कर कुएं में कूद गया और देखा तो मेरे असली पिताजी यहाँ कैद थे। ऊपर मैं जिन्हें अपने पिता समझ रहा था, वह असल में बहरूपिया था। नीचे आते ही उसने मेरे पिताजी का शरीर छोड़ दिया और मेरा रूप ले लिया। कई सालों तक वह मेरे रूप में जिंदगी जिया और अब जब मेरा शरीर खत्म हो रहा है तो उसने तुम्हें नीचे भेज दिया। अब तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाओगे और ऊपर वह मेरा शरीर त्याग कर तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारी बाकी की जिंदगी जिएगा। यह वह खेल कई सालों से क्या कई पीढ़ियों से खेलता रहा है। वह हमारे परिवार के किसी भी सदस्यों को यहाँ इस कुएं में भेजकर ऊपर उसकी जिंदगी जीता है। जब तक नीचे वाला सदस्य जिंदा है तब तक वह उसकी जिंदगी जी सकता है। इसीलिए कुएं को बोझ देने की प्रथा उसने बनाई थी, ताकि नीचे जो भी हो वह उस खाने को खाकर जिंदा रह सके। विनायक को रामलाल की बातों पर भरोसा नहीं था। झट से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं तुम ही तो बहुरूपी नहीं हो? अभी मेरा विश्वास करो या ना करो, कुछ समय बाद तुम्हें मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। नहीं तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। बेटे, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं यहाँ कितने सालों से कैद हूँ, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत लगा दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के चक्कर में। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपने यहाँ से ऊपर की ओर आवाज क्यों नहीं लगाई? घर का कोई ना कोई सदस्य तो उस आवाज को सुन ही लेता ना। बेटा, यह एक सामान्य कुआं नहीं है, इस पर जादू किया गया हुआ है। तुम कितनी ही जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज बाहर तक कभी नहीं जाएगी और ना ही ऊपर से कोई तुम्हें नीचे देख पाएगा। विनायक को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आदमी का भरोसा करें या ना करें। कहीं यह आदमी सच तो नहीं बोल रहा होगा, या फिर यही तो बहरूपिया नहीं है। और अगर यह बहरूपिया होता तो फिर क्या उसके दादाजी को उसके बारे में मालूम नहीं था? उन्होंने उसे नीचे आते वक्त इसके बारे में क्यों नहीं बताया? विनायक इन ख्यालों में खोया हुआ ही था कि रामलाल ने कहा, देखो बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुखी हो सकता हूं।
इस बहरूपिया ने हमारे पूरे परिवार को कब्जे में ले रखा है। ये न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में जिंदगी बिता रहा है और न जाने कितने सालों तक वो ऐसा करता रहेगा। इतना कहने के बाद रामलाल काफी देर तक रोता रहा और फिर उसने अपने प्राण वहीं पर छोड़ दिए। विनायक उसकी बात सुनकर काफी डरा हुआ था। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। वह उस कमरे से बाहर आ गया और फिर यहाँ वहां देख बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। कुएं के ताल के पास से ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर उसे वह दूसरा दरवाजा दिखा जिसे उसने बिना देरी किए खोल दिया, लेकिन उस दरवाजे के पीछे का नजारा देखकर वह और भी ज्यादा डर गया। काले पत्थरों से बनी वह एक छोटी सी गुफा थी जहां मिट्टी के कई सारे ढेर थे और वहां इंसानों के अनगिनत कंकाल फैले हुए थे। खपड़िया शरीर के अलग अलग अंगों की हड्डियां यहाँ वहां फैली हुई थी। उस गुफा के चारों ओर पत्थर थे और उसके आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे विनायक उस कमरे से बाहर आ गया और यहाँ वहां घूमते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। अब तो रामलाल की बात उसे सच लगने लगी थी। वह डरने लगा। उसने मदद के लिए कॉल करने की सोची, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वो झट से कुएं के तल के पास आया, वहां से जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई प्रतिक्रिया उसे सुनाई नहीं दी। वह फिर से हर कमरे में जाकर हर दीवार को बारीकी से देखने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। रास्ते की तलाश में कब सुबह के 5 बज गए उसका ध्यान ही नहीं गया और तभी उसे ऊपर से लोगों के रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज सुनकर वह कुएं के तल की ओर भागा और ऊपर देखने लगा। ऊपर से आ रही आवाज से उसे पता चला कि उसके दादाजी गुजर गए हैं और उसी की वजह से लोग रो रहे हैं। विनायक ऊपर की आवाज सुन सकता था और इसीलिए वह जो जोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन ऊपर से आती हुई एक आवाज को सुनकर वह स्तब्ध हो गया और सारी बात उसके समझ में आ गई। ऊपर से आने वाली आवाज उसकी खुद की ही थी, तो रामलाल की बातें सच थी। ऊपर जो आदमी था जिसे विनायक अपना दादा समझ रहा था, वह दरअसल में बहरूपिया था। अब उसने रामलाल का रूप छोड़ विनायक का रूप ले लिया था और वह विनायक की जिंदगी जीने वाला था। विनायक वहीं कुएं के अंदर सिर पर हाथ मारते हुए बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। विनायक के इतना सोचते ही उसकी आत्मा कांप गई कि उसे पूरी जिंदगी इस कैद खाने में बितानी पड़ेगी, जैसे उसके दादा ने और उसके कुछ पुरखों ने बिताई थी। विनायक समझ गया था कि उसे पूरी जिंदगी इस कुएं में बितानी पड़ेगी और आखिरी बार उसने अपनी नजर ऊपर की। देखी तो एक चेहरा विनायक के सामने हंस रहा था और वह चेहरा था विनायक का, या कहीं उसी बहरूपिया की। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें।